ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स नाउ एजुकेशन पर। यहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग मेंस और प्री दोनों का कंटेंट साथ में लेके चल रहे हैं। तो हमारा पहला क्लासेस चल रहा है जीव विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस कर ली हैं। उसमें से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। इसको माइटोकॉन्ड्रिया की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरी क्लासेस को अपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस आर्ट्स नाउ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस रेड आइकन बटन को दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पे आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए और अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी कर सकें। साथ ही साथ इन कक्षाओं की शुरुआत से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि मैंने अभी थोड़ी सी कक्षाएं और करवा ली हैं, जिसमें हमने बात करी है कोशिकाओं के ऊपर, कोशिका के प्रकार के ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कोशिका की संरचना के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कोशिका भित्ति से संबंधित, रिक्तिकाओं से संबंधित और जीव द्रव्य से संबंधित, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। जीव द्रव्य में मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक के ऊपर और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ काफ़ी सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सक्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं, निष्क्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इन सभी जो कोशिकांग पाई जाती हैं इसमें हम एक एक करके हम बात कर रहे हैं। उसमें से हमारा पहला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सक्रिय कोशिकांग के अंतर्गत आता है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सक्रिय कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग और हम लोग जानते हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हमारी इंपॉर्टेंट होती है यूकैरियोटिक कोशिका, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ज़्यादा कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इसलिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में काफ़ी सारे सूक्ष्म क्षण के आकार के, गोलाकार या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो बात करते हैं इसकी खोज की। तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए हैं कॉलिकर जी, इन्होंने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए फ्लेमिंग, इन्होंने 1882 में, माफ करिएगा, 1882 में इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर और थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करी, इसको और अच्छे से देखा समझा। इसके बाद 1894 में 1894 में एक वैज्ञानिक हुए अल्टमान, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर थोड़ा विस्तार से बताया। इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा बायोप्लास्ट। तो ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पहले बायोप्लास्ट के नाम से जानते थे, जिसका नाम रखा था वैज्ञानिक अल्टमान ने। इसके बाद बात आती है 1897, वैज्ञानिक हुई बेंडा जी, इन्होंने नाम दिया हमारा इसको माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखने का श्रेय किसे जाता है? वैज्ञानिक बेंडा जी को। 1894 के बाद इस संरचना को, जो क्षण के आकार की, गोलाकार या कण के आकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, जीवद्रव्य में पाई जाती है, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल में नहीं पाया जाता। ये बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी भूलना नहीं है। अगर परीक्षाओं में, इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बैक्टीरिया, विषाणु, नीली हरी शैवाल में कभी नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त जो भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, जैसे पौधों की कोशिकाएं हुई, जंतुओं की कोशिकाएं हुई, इनकी समस्त जीवित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। समझ गए आप लोग? और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारी भिन्न भिन्न कोशिकाओं में, भिन्न भिन्न आकार के, भिन्न भिन्न थोड़ी संरचना में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जीव है तो उसकी एक कोशिका में जिस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया, जिस आकार का पाया जाता है, जिस साइज का पाया जाता है, वैसा ही उसी जीव की दूसरी कोशिका में पाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो कोशिका में अंतर आते ही दूसरी कोशिका में पहुंचती है माइटोकॉन्ड्रिया के आकार में, उसकी संरचना में, या उसके जो साइज है उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो इसमें हमें परेशान नहीं होना है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, हमें केवल इस पे ध्यान देना है। ऑलराइट गाइस, अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का होता है, क्या आकार होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है वो हमारी मिनिमम 1.5 माइक्रोन से लेकर
मैक्सिमम 5 माइक्रोन मीटर तक होती है, और जो इसका व्यास होता है वो मिनिमम 0.5 माइक्रोन से लेकर 1 माइक्रोन मीटर तक होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि 1 माइक्रोन मीटर कितने के बराबर होता है, बताइए। 10⁻⁶ मीटर के। और जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वे हमारा बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर की। तो ये छोटी छोटी बातें होंगी, मैं समझता हूँ आप लोगों को पता होंगी। तो ये बात तो हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आकार के बारे में। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह 60 एंगस्ट्रॉम मोटी एक वसा और प्रोटीन द्वारा निर्मित दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। इसमें हमारी जो पहली झिल्ली होती है वे चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी बाहरी झिल्ली है। और ये जो अंदर की साइड में एक संरचना टाइप बनी हुई है, ये भी झिल्ली से द्वारा निर्मित ही है। ये हमारी भीतरी झिल्ली है। एक अच्छे से चित्र के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड पे थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए कि किस तरह होता है। ये जो हमारी झिल्लियाँ होती हैं वो एक इकाई संरचना होती है, यानी कि ये झिल्लियाँ अलग अलग हैं। बाहरी झिल्ली अलग है और भीतरी झिल्ली अलग है। इसके बीच में जो बाहरी और भीतरी झिल्ली के बीच में जो स्पेस दिख रहा है वह हमारा चैम्बर्स का निर्माण करता है, कोष्ठ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग हिंदी में वेश्म भी कहते हैं। अगर आप किसी किसी बुक में इसको हम लोग वेश्म के नाम से भी देख सकते हैं। तो यह है हमारा बाहरी कोष्ठ, जिसे हम लोग वेश्म भी कह देते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो भीतरी झिल्ली के अंदर वाला एरिया है, जो जितना भी क्षेत्र है, वे हमारा कहलाता है भीतरी कोष्ठ। ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमारी बाहरी झिल्ली होती है वो प्लेन होती है, एकदम सपाट होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि पूरी एकदम से सपाट बाहरी झिल्ली है। ये जो झिल्ली है इसकी मोटाई दिखाई गई है 60 एंगस्ट्रॉम की। भीतरी झिल्ली में बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, थोड़ा चित्र कठिन हो जा रहा था, इसलिए मैंने बनाया नहीं है। लेकिन ये जो भीतरी झिल्ली होती है ये भी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी ही होती है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो ये जो बाहरी झिल्ली की बात जो सपाट होती है, इसके अंदर जो भीतरी झिल्ली होती है वे अंदर की तरफ काफ़ी सारी उंगलियों के आकार की संरचनाएं बनाती हैं। ये काफ़ी संरचनाएं जो होती हैं यही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य करती हैं। इसमें जो एक और मेन कार्य होता है इसमें इन भारी संरचनाओं में पाए जाने वाले F1 कण का, जिसे हम लोग ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है चित्र में समझने की, जो उंगली की तरह की संरचनाएं बनी हुई है ना, इनको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। इन्हीं क्रिस्टी पे ये F1 कण ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं, जो ऑक्सी श्वसन का कार्य करते हैं, ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं। हम लोग और आगे समझेंगे चित्र के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से। जो हमारे भीतरी झिल्ली होती है इसके अंदर जो भी क्षेत्र होता है, यहाँ पे एक गाढ़ा सघन पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसी सघन पदार्थ में काफ़ी सारे कणिका युक्त पदार्थ भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वे है हमारे F1 कण। समझने का प्रयास करेंगे F1 कण क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं। हम लोग अभी थोड़ा सा और आगे स्लाइड में देखेंगे, तब तक थोड़ा सा वेट करिए। ऑल राइट, अब यहाँ पर थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग बाईं तरफ वाले चित्र को में देख सकते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अनुलंब काट को दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत होती है वो काफ़ी सपाट होती है, इसको हम बाहरी झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर जो ये एरिया बना हुआ है बाहरी झिल्ली और अंत झिल्ली के बीच में, यह बाह्य कक्ष है, जिसे हम बाह्य कोष्ठ भी कहते हैं, जिसे हम वेश्म भी कहते हैं। और ये जो भीतरी झिल्ली के अंदर का जितना भी क्षेत्र होता है उसे हम अंतः कक्ष या अंतः कोष्ठ कहते हैं। इसी अंतः कक्ष में काफ़ी सारा मैट्रिक्स पदार्थ पाया जाता है, जो थोड़ा गाढ़ा सा होता है, तरल गाढ़ा होता है, जिससे हम मैट्रिक्स द्रव्य कहते हैं। इसी में मैट्रिक्स द्रव्य में काफ़ी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है, जैसे ये धागेनुमा संरचना दिख रही है, ये डीएनए है। और ये जो डॉट डॉट सी हमें दिखाई दे रहा है ये राइबोसोम्स हैं।
इस मैट्रिक्स की पदार्थ की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो अंतःकला और बाह्य कला के बीच का क्षेत्र है, इसे हम अंतरकला अवकाश कहते हैं। जैसे इस दाईं तरफ वाली चित्र में भी हम लोग देख सकते हैं, ये जो बीच में स्पेस बना हुआ है अंतःकला और बाह्य कला के बीच में, और यहाँ पे जो दाईं बाईं तरफ वाले चित्र में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्षेत्र बना हुआ है ये अंतरकला अवकाश कहलाता है, जिसे हम लोग अंतरा झिल्ली अवकाश भी कहते हैं। इसी के साथ ये जो गुहा जैसी संरचना बनी हुई है, इसके अंदर जो हमारे स्पेस बचा रहता है, इसे हम लोग अंतर नालिका अवकाश कहते हैं। तो समझ गए आप लोग, ये जो गुहा जैसी संरचना है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, इसके अंदर जो थोड़ा सा ये जो स्पेस बचा हुआ है, जो खाली जगह बची हुई है, इसे हम लोग अंतर नालिका अवकाश कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने F1 कण की। जैसा कि ये क्रिस्टी की संरचना को दिखाया गया है चित्र बी में। इस एक क्रिस्टी पे हमें दिखाया गया है जैसे बहुत सारे यहाँ पर F1 कण लगे हुए हैं, रैकेट के आकार के कण हैं। इस F1 कण को थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इसके 3 पार्ट होते हैं मुख्य मुख्य। एक होता है आधार, दूसरा होता है वृंत, जो इसकी ये जो शाखा जैसा थोड़ा सा बना हुआ है, और सबसे ऊपर होता है शीर्ष यानी कि सिर। इसमें भी आधार और सिर में थोड़े थोड़े एंजाइम पाए जाते हैं। उन एंजाइम के बारे में अभी आपको मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ। उनके भी मुख्य कार्य हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के और F1 कण की कार्यप्रणाली में। आइए समझते हैं। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पर हम लोग बोर्ड पर चित्र के माध्यम से F1 कण की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप और हम लोग जानते हैं कि एक F1 कण में 3 चीज़ें होती हैं। एक उसका आधार होता है, एक दूसरा वृंत होता है और तीसरा सिर होता है। और इन F1 कणों में हमारे इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण में काम आने वाले काफ़ी सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे सिर में भी और आधार में भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे आधार में पाया जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम, और जो हमारा सिर शीर्ष वाला भाग होता है उसमें हमारा पाया जाता है एटीपी फेज एंजाइम, या जिसे हम लोग कहते हैं एटीपी सिंथेटिक एंजाइम। दोनों ही एंजाइम काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग इनको नोट करके अच्छे से रख लीजिए। इन दोनों में से किसी से पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम किस में पाया जाता है, आधार में सिर में, आप कंफ्यूज मत होइएगा परीक्षाओं में। और इसी कारण F1 कणों को हम लोग इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहते हैं। और कैसे किस तरह ये क्रिया कार्य करती है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की, और ये फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया किस प्रकार होती है, मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। इसी के साथ हम लोग जैसे आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा ये जो संरचनाएं हैं, इन्हीं में हमारा ऑक्सीश्वसन की क्रिया भी संपूर्ण होती है। इसमें ऑक्सीश्वसन की क्रिया में हमारा मैट्रिक्स में पाए जाने वाले एंजाइम और इस F1 कण में पाए जाने वाले एंजाइम के माध्यम से ये पूरी क्रिया संपन्न होती है। वैसे तो क्रिया काफ़ी लंबी है, ये 3 क्रियाओं में पूर्ण हो पाती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। एक होता है क्रेब्स चक्र, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र और तीसरा होता है फॉस्फोरिलेटिंग तंत्र। इन तीनों तंत्रों के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे आगे के अध्याय में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसा कि हमारा ये संरचनाएं होती है, यहाँ पर जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है, उस ऑक्सीश्वसन में हमारे सभी खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ और प्रोटीन हुए, इन सभी का ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें काफ़ी सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं, उसमें संचित कर दी जाती है। जैसा कि यहाँ पर हमारी रिएक्शन में भी दिखाया गया है, जो हमारा एक ग्लूकोज अणु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है एंजाइम की उपस्थिति में, और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके बाद हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्लस काफ़ी सारी ऊर्जा प्राप्त होती है इस क्रिया में हमें। यह जो ऊर्जा होती है वह इन एटीपी नामक अणुओं में, यौगिकों में बांध ली जाती है। यही ऊर्जा आगे चल के हमारी कोशिकाओं के क्रियाकलापों में, उनको कार्य विधि करने में, संपन्न होने में सहायता करती है, यही उपयोग होती है। और जो एटीपी का हमारा जो निर्माण होता है वह होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनी फॉस्फेट के संयोग से होता है। ये क्रिया ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आती है, जो यहाँ पर बताया नहीं गया है, आप परेशान मत होइएगा।
जो आगे हम अध्याय में पढ़ेंगे कि श्वसन किस तरह होता है, ऑक्सीकरण किस प्रकार कोशिका में संपन्न होता है, तो मैं उसमें आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। ग्लाइकोलाइसिस का पूरा तंत्र बताऊंगा और क्रेब्स चक्र का पूरा किस तरह सर्किल चलता है, किस तरह ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसमें बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। जो एटीपी का निर्माण होता है वो हमारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस जो हमारी अकार्बनिक फॉस्फेट होती है उसके संयोग से होता है। यही एटीपी में हमारी ऊर्जा जाके स्टोर हो जाती है, जो आगे चल के हमारी विभिन्न विभिन्न क्रियाओं को करने में कोशिका को सहायता करती है। और ये जो ऊर्जा हमें माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, इस क्रिया से प्राप्त होती है एटीपी से। इसी कारण हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये हमारा पावर हाउस कहलाता है। तो अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कोशिका में पावर हाउस हम किसे कहते हैं, किससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सीधा सा आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से। एक छोटी सी पॉइंट और छूट गया था शुरुआत में, जो मैं आपको बताना भूल गया। जो हमने बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें जो शब्द होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा माइटोस, जिसका अर्थ होता है सूत्र या धागा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में थ्रेड कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा कॉन्ड्रियास, कॉन्ड्रियास जिसका अर्थ होता है हमारा कणिका। तो इस प्रकार इस माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा अर्थ होता है सूत्र कणिका। तो अगर आपसे अंग्रेजी की जगह हिंदी में पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो सीधा आंसर आएगा हम लोग इसे सूत्र कणिका कहते हैं। तो समझ गए आप लोग। तो मैं ये चीज़ तो आपको पहले ही बता चुका था कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था। तो आपको पता ही होगा कि वैज्ञानिक हुए थे वेंडा, जिन्होंने 1897 में इस माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को बताया था। थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेंगे, इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रियान। थोड़ा सा लैटिन शब्द है तो थोड़ा सा ध्यान से, वैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस एक थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दिया है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रिया। आगे की चीज़ आती है जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कोशिका में जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है भिन्न भिन्न हो सकती है, उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार जो भी अलग अलग हमारे कशेरुकीय प्राणी होते हैं उनमें भी जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है वो भी एक तरह से फिक्स नहीं होती। बस इतना समझ लीजिए, जो प्रत्येक कोशिका होती है जो कशेरुकियों की, उसमें कई सैकड़ों से लेके कई हजार तक या कह सकते हैं लाख तक भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में पाए जा सकते हैं। तो कई सौ से लेकर कई हजार तक एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हो सकती है। लेकिन जो यकृत कोशिका होती है उसमें हमारे 1000 से लेकर 1500 1600 यानी कि 1600 तक एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उपस्थित हो सकती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है। जो परीक्षाओं के छोटे छोटे एग्जाम होते हैं यूपीएससी में तो इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं हमारे पीसीएस से थोड़े नीचे लेवल के, उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और नोट करते चलिएगा। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ जैसे। और एक चीज़ और है, जो हमारा F1 कण होता है उसे हम लोग ऑक्सीसोम्स कहते हैं, साथ ही साथ हम उसे प्रारंभिक कण भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, F1 कण को हम लोग प्रारंभिक कण भी कुछ पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्रारंभिक कण के बारे में तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रारंभिक कण हमारा F1 कण होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एक चीज और है, थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्लाइड के माध्यम से, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसा कि हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण होती है। इसी ऑक्सीकरण में हमारे ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से जितनी ऊर्जा निकलती है ना, उससे हमारे 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। और ये जो पूर्ण क्रिया होती है ऑक्सीकरण की, ये 3 चक्रों में पूर्ण होती है जैसा कि मैंने बताया था। एक होता है क्रेब्स चक्र, दूसरा इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र और तीसरा होता है हमारा फॉस्फोराइलेटिंग तंत्र।
वैसे तो मैं आपको आगे आने वाले पादप क्रिया विज्ञान वाले चैप्टर में इसके बारे में डीपली पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताऊंगा, श्वसन के बारे में बताऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको बाह्य श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है, अंतः श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है, जिसमें ही हमारे ये दोनों चक्र आते हैं। इसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया आती है और क्रेब्स चक्र की क्रिया आती है। जो हमारा ऑक्सीकरण होता है वो इन दो चक्रों को मिला के होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को मिला के। और जो हमारा यहाँ पर हमारी बात हो रही है वो हम लोग बात करते हैं क्रेब्स चक्र की। जैसे कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मैट्रिक्स से पूरा भरा हुआ होता है। इस चक्र में जो सभी विकर घुलित होते हैं वो मैट्रिक्स में जो भी पदार्थ होते हैं वो घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जो पायरुवेटेड अणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज के अणु होते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है। और जैसा कि मैंने रिएक्शन में बताया था, जब इन ग्लूकोज अणुओं का जब ऑक्सीकरण होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और उपापचयी पदार्थों से भी हमें हाइड्रोजन के अणु निकलते रहते हैं, जो आगे चल के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इसके बाद हमारी प्रोसेस पहुंचती है द्वितीय चरण में, जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, या जिसे हम लोग यहाँ पर श्वसन श्रृंखला भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ये वाली। इसमें हमारा क्रेब्स चक्र के द्वारा जो भी उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स तंत्र के विभिन्न अवयवों द्वारा ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स जो को एंजाइम क्यू के बाद कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, ये इनसे संयोग करके जल बनाते हैं। जो हमें जल प्राप्त होता है वो जल इस प्रकार प्राप्त होता है। इसी से ये क्रिया हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में हो जाती है संपूर्ण। इसके बाद बात आती है हमारी फॉस्फोराइलेटिंग तंत्र की। यह फॉस्फोराइलेटिंग तंत्र जो होता है यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से ही जुड़ा ही रहता है। यहाँ पर 3 स्थानों पर हमारा एटीपी का निर्माण होता है। इस क्रिया के बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। बस ये समझ लीजिए, जो फॉस्फोराइलेटिंग तंत्र होता है वहाँ पर 3 स्थानों पर हमारे एटीपी का निर्माण होता है, और जो हमारा फाइनल एटीपी होता है वो 38 एटीपी अणुओं का हमारा निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ज़्यादा आप डीपली मत समझिए, डीपली लिखने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि इतना डीपली हमारे यूपीएससी वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पीसीएस वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बस इसको समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इन चक्रों के बारे में थोड़ी सी क्रिया बता दी है। आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी पादप क्रिया विज्ञान वाले चैप्टर में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे आखिरी स्टेज में जितने भी एटीपी अणु होते हैं वो 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो हमारे एटीपी अणुओं का निर्माण हुआ है वो हमारे यूज़ होते हैं जैव संश्लेषण में, रासायनिक क्रिया में यूज़ होते हैं, यांत्रिक कार्य करने में काम आते हैं। जो कोशिका होती है उसके जो भी यांत्रिक कार्य होते हैं, कोशिकाओं के यांत्रिक कार्य होते हैं, उनको करने में काम आती है, और परिवहन का कार्य करने में काम आती है। तो संपूर्ण जो ऊर्जा है वो हमारी एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। ये एटीपी अणुओं के द्वारा ही कोशिका के छोटे छोटे जितने भी कार्य होते हैं वो सब संपन्न किए जाते हैं। और जो हमारा एडीपी होता है उसका फॉस्फोरिलीकरण से ही हमारे एटीपी अणु बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आपको फॉस्फोरिलीकरण के बारे में थोड़ा सा समझना है तो बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जो हमारे हाइड्रोजन आयन होते हैं उससे जो भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उनकी ऊर्जा से हमारे एटीपी से जो भी ऊर्जा मुक्त होती है ना, उससे ही एटीपी अणु बनते हैं। बाकी आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बस चित्र को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जो भी एटीपी अणु है उनसे जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो ये वापस एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा अकार्बनिक फॉस्फेट होता है उसके संयोग से माइटोकॉन्ड्रिया में वापस आके एटीपी अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होती है, जल भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी अणुओं में बन जाती है। बस यही इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का सार है। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो बताइएगा, आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में उसको मैं पूर्ण करूँगा, उसका समाधान कर देंगे। और आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जिससे मैं भी थोड़ा सा मनोबल अपना ऊँचा रख सकूँ कि हाँ, स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी आने वाले लेक्चर्स को खूब अच्छे एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।